हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है, आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप। बट मुझे एक नाराज़गी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आपकी राय नहीं बता रहे। चाहे वो वीडियो अच्छे हो या बुरे हो, या फिर कुछ अपडेट चाहिए हो, या फिर कुछ नए चेंजेस करने हो, जो भी आपको चेंजेस चाहिए है, ज़रा मुझे अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मुझ में भी इंप्रूवमेंट होगा और आपको भी बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज मैं दे पाऊँगा। कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर भेजिए कि जो मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ वो सभी टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं या नहीं, या फिर और भी कुछ चेंजेस चाहिए है। ठीक है, तो ये है आपका चैनल न्यूक्लियर केम फोरम और मैं हूँ आपका किशोर सर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ते हैं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के स्टेटमेंट्स को भी देखेंगे और साथ में उसका डेरिवेशन भी डेराइव करेंगे। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की अगर आप स्टेटमेंट को पढ़ लिए तो आप डेरिवेशन भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। बट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को फेल किया गया था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने, इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के पॉइंट्स आपको याद रखना जरूरी है ताकि आप सेकेंड लॉ को बहुत बेहतर तरीके से समझ सके। बहुत ही आसान है, काफी अच्छे हैं। वन बाय वन देखते हैं। और पहला जो पॉइंट है ना, वो आपको पता है स्टूडेंट्स, ऑलरेडी पता है आपको। ठीक है, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सीधा सीधा रिलेशन बता रहा है एनर्जी, वर्क और हीट के साथ। देखते क्या कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि ये दूसरा और कुछ नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है। इसका क्या मतलब, या आपने 8वीं 9वीं 10वीं 10th स्टैंडर्ड तक आपने पढ़ चुके होंगे कहीं ना कहीं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन गेट कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हम एनर्जी को तैयार नहीं कर सकते, बर्बाद नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ही कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो यूनिवर्सल लॉ है। ठीक है, वैसा ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का कहना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज नथिंग बट इट्स अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है, एनर्जी कैन नाइदर गेट क्रिएटेड नॉर गेट डिस्ट्रॉयड, इट कैन गेट कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दैट्स इट, बस आपको वही लिखना है। स्टेटमेंट वैसा ही रहेगा आपका। पहला पॉइंट क्या रहेगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट दैट इट इज नथिंग बट अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, दैट्स इट, है ना। ये पूरा एक स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा फर्स्ट पॉइंट के लिए। समझ में आया, बहुत ही आसान। मैं बोल रहा हूं ना, आप बहुत अच्छे चैनल में है, बहुत अच्छे से आपको ज्ञान मिलेगा। बस स्किप मत करिए। अगर आपने एक भी वीडियो स्किप कर दिया, नहीं देखे, बेसिक टर्म नहीं समझ में आई, हम आगे का जो भी पढ़ेंगे ना सब व्यर्थ है। बेहतर है धीरे से चलिए, बहुत आराम से चलिए, हर एक स्टेप को समझ के। सेकेंड पॉइंट, ये मेरा बहुत फेवरेट है और आपको थोड़ा सा फर्स्ट पॉइंट के मिलता जुलता ही लगेगा। वी कैन नॉट क्रिएट एनर्जी, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनर्जी। अरे सर, अभी तो आपने बताया ना फर्स्ट पॉइंट में तो ये सब चीजें हो गई, बट नहीं, एक वर्ड ऐसा है जो यहां पर नहीं आया है और शायद आपने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। वी कैन नॉट क्रिएट एनर्जी, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनर्जी, इवन वी कैन नॉट एक्सचेंज एनर्जी, है ना। अब सभी के सामने निगेटिव कोई वर्ड लगा नहीं है, मैं यहां पर लिख देता हूं कैंसल। हम कैंसल का मतलब क्या, कि हम क्रिएट भी नहीं कर सकते एनर्जी को, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, इवन हम एक्सचेंज भी नहीं कर सकते। अगर किसी के बॉडी के अंदर जो मरीज होता है उसके अंदर एनर्जी अगर कम है तो जो अच्छा इंसान है उसकी एनर्जी हम उसको दे नहीं सकते, बिल्कुल नहीं। उसके अंदर जितनी एनर्जी है वो सिर्फ उसी के लिए है, वही कम ज़्यादा कर सकता है, बाकी नहीं। क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इवन एक्सचेंज भी नहीं कर सकते, याद रखिए। तो आपको सेकेंड पॉइंट कैसा लिखना है, ये हो गया सेकेंड पॉइंट, एनर्जी कैन नॉट गेट क्रिएटेड, कैन नॉट गेट डिस्ट्रॉयड, इवन एनर्जी विल नॉट गेट एक्सचेंज्ड। ठीक है, तीसरा ये भी बहुत अच्छा है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन यूनिवर्स is
ऑलवेज रिमेन्स कॉन्जर्व्ड। हाँ, मुझे पता ही है थोड़ा सा स्टेटमेंट काफी लंबा हो गया, पर आपने इतना भी लिखा तो भी हो जाएगा। यूनिवर्स में टोटल जो एनर्जी है ना वो सेव्ड है, यानी मान के चलिए कि यही आपकी दुनिया है, धरती, यूनिवर्स, इसको यूनिवर्स कंसीडर कर लीजिए फिलहाल के लिए। तो धरती पे जो भी एनर्जी के सोर्सेस है वो लिमिटेड है, हाँ, बट उतनी ही है। वो जिस दिन खत्म वो सोर्स फिनिश। अब कोल है ना, कोल पकड़ लीजिए। अब कोल धरती पे जितना है उतने में काम चलाइए। मंगल ग्रह से नहीं ला सकते आप, चांद से नहीं ला सकते आप। चांद पे अगर है तो वो उस सिस्टम का हुआ, ये सिस्टम अलग है, और हमने इस सिस्टम को हमारा यूनिवर्स कंसिडर कर लिए। यही हमारा दुनिया है, और इसी दुनिया में जो भी एनर्जी के स्रोत है, सोर्स है, वो उतनी ही है, लिमिटेड है, बट उतनी ही है। एक दिन वो अगर खत्म हो जाएंगे ना, एनर्जी का सोर्स खत्म हो जाएगा। इसलिए ये पॉइंट क्या कहता है कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स इज ऑलवेज रिमेन कॉन्जर्व्ड, हमेशा सेव रहती है, और जितनी है उतनी रहेगी। अगर जितनी है उतनी रहेगी, हम बाहर से ला नहीं सकते, यहां की एनर्जी बाहर नहीं भेज सकते, तो ये कौन सी सिस्टम हुई? दैट्स व्हाई यूनिवर्स इज कंसिडर्ड एज, क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं हम आइसोलेटेड सिस्टम। समझे ना? तो अगर आप यूनिवर्स से एनर्जी को बाहर नहीं भेज सकते हैं और ना ही बाहर की एनर्जी यहां ला सकते हैं, तो जाहिर सी बात है वो तो एक आइसोलेटेड सिस्टम हुआ कि भाई जितनी है उतने में काम चलाइए, है ना। ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। देखिए कैसे फटाफट फिनिश हो रहे। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज नथिंग बट अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वी स्टेट दैट एनर्जी कैन नाइदर गेट क्रिएटेड नॉर गेट डिस्ट्रॉयड, वी कैन गेट कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है। दूसरा, एनर्जी कैन नॉट गेट क्रिएटेड, विल नॉट गेट डिस्ट्रॉयड, सॉरी स्टेटमेंट अलग गलत हो गया। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इवन वी कैन नॉट एक्सचेंज द एनर्जी, हम एक्सचेंज भी नहीं कर सकते, लेन देन का व्यवहार नहीं होता यहां पर। तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन यूनिवर्स इज ऑलवेज रिमेन कॉन्जर्व्ड, दैट्स व्हाई यूनिवर्स इज कंसिडर्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम, है ना। ठीक है। चौथा पॉइंट, ये तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बहुत ही अच्छा। चौथा पॉइंट क्या कहता है कि जब अब यूनिवर्स, देखिए अब यूनिवर्स में जितनी एनर्जी है वो सेव है। अब आप उसको क्रिएट नहीं कर सकते, आप कोयला तैयार नहीं कर सकते, उसको बर्बादी भी नहीं कर सकते, तो फिर होता क्या है? हम तो जला रहे ना कोयला, नहीं, अगर आप जला भी रहे ना कोयले को, तो वो एक फॉर्म की एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, बिल्कुल ठीक है। सो व्हेन वी कन्वर्ट वन फॉर्म एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म, तो एक फॉर्म की एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, बट वो एक जगह से गायब जरूर हो रही है ना। और यही ये पॉइंट का मकसद है कहने का। क्या कहता है ये पॉइंट फोर्थ नंबर का? कि एक फॉर्म की एनर्जी कहीं से गायब होती है, गायब के लिए एक वर्ड है डिसअपियर, डिस्ट्रॉय नहीं, कहा गया डिस्ट्रॉय नहीं, डिस्ट्रॉय का मतलब बर्बाद होना, हम बर्बाद नहीं कर सकते। हाँ, एक गायब हो सकता है एक फॉर्म की एनर्जी। अभी चौथा पॉइंट सुनिए, जब कहीं से एक फॉर्म की एनर्जी गायब हो सकती है, तो जाहिर सी बात है उतने ही अमाउंट की एनर्जी कहीं और से किसी और फॉर्म में वापस जरूर मिली होगी, क्योंकि आप ही ने कहा यूनिवर्स में जो एनर्जी है वो कॉन्जर्व्ड है, सेव है, आप क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है एक फॉर्म की एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो ये फॉर्म की एनर्जी जिसने आपने कन्वर्ट किया वो डिसअपियर होगी ना, तो कहीं और से रीअपियर तो हो जाएगी। पर एनर्जी की और एक खास बात है, जितनी डिसअपियर हुई उतनी ही रीअपियर होगी, ऐसा फर्स्ट लॉ कहता है। जितनी डिसअपियर हुई है उतनी ही रीअपियर होगी, बट किसी और फॉर्म में, किसी और फॉर्म में। ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट हम क्या लिखेंगे? व्हेन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसअपियर, इट्स इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी रीअपियर। ठीक है, ओके। एंड लास्ट पॉइंट, दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं है, दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं है कि जिसको हमने एनर्जी सप्लाई नहीं किए फिर भी वो वर्क करेगा। आपके माइंड में है ऐसी कोई मशीन? नहीं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो,
मशीन्स हो, टूल्स हो, कुछ भी हो, जब तक आप उसे पर्टिकुलर कोई अमाउंट की एनर्जी सप्लाई नहीं करेंगे वो वर्क करेगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर वर्क होना है तो एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है। ठीक है। सो लास्ट पॉइंट क्या कहता है? देयर इज नो मशीन विच गिव्स यू वर्क विदाउट सप्लाइंग एनर्जी। दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं है जिसको हमने एनर्जी सप्लाई नहीं किए तो भी वो वर्क करेगा, ऐसी कोई मशीन नहीं है। और मान के चलिए ऐसी कोई मशीन होगी तो नहीं, फ्यूचर में आ गई होती तो देखिए, मैं फिर से बता रहा हूं, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, पर अगर हो जाए, ऐसी कोई मशीन आ जाए कि जो विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी आपको वर्क डन देगा, ऐसे मशीन को हम नाम देते हैं परपेचुअल मोशन मशीन। क्या नाम देते हैं हम उसे? परपेचुअल मोशन मशीन। समझ में आया? सो पांचवा पॉइंट क्या कहना है? देयर इज नो मशीन विच गिव्स यू वर्क विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी और विदाउट प्रोवाइडिंग एनर्जी, ऐसी कोई मशीन नहीं है। इफ देयर इज सम मशीन्स देन दैट मशीन विल गेट कॉल्ड एज परपेचुअल मोशन मशीन। समझे? तो ये 5 स्टेटमेंट्स है, आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, पॉज कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं इसे मिटा रहा हूं। ठीक है। अब यही पॉइंट्स के बेस पे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, जो आपको 2 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है। कैसा सवाल आएगा? डिड्यूस मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो आपको क्या कहना है? कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम इन विच वन फॉर्म ऑफ एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। तो मान के चलिए कोई एक फॉर्म की एनर्जी कहीं और से आई और वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई हमारे सिस्टम में, यानी हमारी सिस्टम में कहीं, देखिए सिस्टम एक ही है यार, ये जो सिस्टम है इस सिस्टम में अभी हम फिलहाल प्रेजेंट है, और ये जो सिस्टम है हमारे बाजू वाला सिस्टम है। बस उस सिस्टम से एक फॉर्म की एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुई। तो जब एक फॉर्म की एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो 2 चीजें जरूर होगी, कुछ हो ना हो 2 चीजें जरूर होगी। पहला, जब एक फॉर्म की एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो वर्क डन होगा, यह कंपलसरी है। ठीक है। तो वर्क डन अगर होगा तो वो प्लस में लिखना पड़ेगा। बढ़िया। When one form of energy get converted into another form, work will obtained। और ऐसा कभी होगा नहीं कि एनर्जी एक फॉर्म की दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई और वर्क मिला ही नहीं होगा। ऐसा होगा, प्रोसेस अलग रहेगी वो। ठीक है, पढ़ेंगे उसको भी। So when one form of energy get converted into another form, work will obtained। उसके साथ साथ अगर कोई इंजन वर्क कर रहा है तो हीट रिलीज तो करेगा ही करेगा, कंफर्म। चाहे आप वो रेफ्रिजरेटर कंसिडर कर लीजिए, बाइक का इंजन कंसिडर कर लीजिए, कार का इंजन हो, प्रोजेक्टर का इंजन हो, फैन का इंजन हो, कोई भी मशीन हो, अगर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फैन इलेक्ट्रिकल एनर्जी रोटेशनल एनर्जी में अगर कन्वर्ट कर रही है तो फैन का मशीन गर्म होना ही है, वो हीट बाहर सप्लाई करेगा ही करेगा। लैपटॉप इलेक्ट्रिक एनर्जी वो डिस्प्ले में कन्वर्ट हो रहा है ना, आपको लाइट के सोर्स में भेज रहा है। आपको अंदर में फैन होता है, अगर आपने लैपटॉप को ओपन करके देखे होंगे ना, अंदर में फैन होता है, एग्जॉस्ट फैन, वो बाहर फेंकता पूरी गर्म हवा। हवा गर्म कहाँ से आई? इंजन गर्म हो रहा है, मशीन गर्म हो रही है। तो जब एक फॉर्म की एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, वर्क मिलेगा, साथ में हीट भी रिलीज होगी, पक्का। ये जो एनर्जी है ना, देखो थर्मोडायनामिक्स में U को एनर्जी से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, एनर्जी को U से, सॉरी, एनर्जी को U से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप E भी लिख सकते हैं, कैपिटल E। U1 को लेफ्ट में शिफ्ट करिए तो ये हो जाएगा U2 माइनस U1, दैट इज इक्वल टू W प्लस Q, एंड U2 माइनस U1 इज नथिंग बट डेल्टा U, दैट इज इक्वल टू W प्लस Q। अब यार मैं आपको एक बात बता दूं स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन आया ना, ठीक है, ये इक्वेशन है आपका कंप्रेशन के लिए, वर्क ऑफ कंप्रेशन, क्योंकि यहां पर वर्क कंप्रेशन का प्लस में आया है। यही अगर आप, चलो इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूं, कुछ नहीं, इससे पहले उसे बाद में, यानी Q प्लस W। तो डेल्टा U मीन्स चेंज इन एनर्जी, इसका जो रिलेशन है वो क्या आया? Q प्लस W। ठीक है।
अब ये जो प्लस डब्ल्यू लिखा है, तो वर्क डन पॉजिटिव में कब आना पॉसिबल है? जब वो कंप्रेशन में होगा, और अगर मान के चलिए कि गैसियस सिस्टम हो, याद रखिएगा अच्छे से, अगर सिस्टम गैसियस में हो, है ना, गैसियस सिस्टम हो, तो गैस एक्सपांड होगी, और गैस जब एक्सपांड होगी तो वर्क डन एक्सपांशन का निगेटिव में आता है, तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा, दैट इज Q माइनस डब्ल्यू में. सो दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन फॉर 1 2 नहीं लिखा तो भी चलेगा. दिस इज इक्वेशन फॉर वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन, ये कॉम्प्रेशन के लिए है, और ये है आपका एक्सपांशन के लिए. समझ में आया ना? ठीक है. अब बट आपको एक बात तो पता है क्या? W इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी. ठीक है, चलिए कॉम्प्रेशन के लिए बताइए फिर क्या आएगा? डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये कॉम्प्रेशन का फॉर्मूला है ना. ठीक है, क्यू डब्ल्यू की जगह ये वैल्यू पुट करना, क्या आएगा? माइनस पी डेल्टा वी एंड दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा यू. ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका कॉम्प्रेशन के लिए. एक्सपांशन के लिए क्या आएगा? एक्सपांशन, ये मैं ऐसा नोट डाउन कर लेता हूँ, चलेगा? ये ऐसा, और इस रिएक्शन के लिए ऐसा. सो डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी है. सो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्या आ गया? क्यू माइनस डब्ल्यू, एंड क्यू माइनस डब्ल्यू का वैल्यू क्या है? माइनस पी डेल्टा वी. ठीक है ना? एंड क्यू माइनस माइनस प्लस पी डेल्टा वी. ये हो गया आपका डेल्टा यू का इक्वेशन. तो दोनों इक्वेशन अलग अलग आते हैं. ये हो गया आपका कॉम्प्रेशन के लिए, ये हो गया आपका एक्सपांशन के लिए. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. इसका और एक है जिसका जिक्र मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं किया, पर अभी याद आ गया तो मैं आपको बता देता हूँ. क्या और एक स्टेटमेंट है, और उसे हम पता है क्या कहते हैं, मैं लिख कर देता हूँ, पढ़िए आप. कोरोलरी ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. अब ये कोरोलरी क्या है? अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, आइंस्टाइन साहब क्या कहते हैं, शायद आपने 11th में एक लॉ पढ़े होंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो पहला चैप्टर है आपका 11th का, उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो एंटोइन लैवोइजियर ने दिए थे, उसमें क्या कहते हैं एंटोइन साहब? वो कहते हैं कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट विल ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट. मीन्स अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें रिएक्टेंट का जितना मास है वो जैसे कि वैसा हमें प्रोडक्ट में मिल जाता है. रिएक्टेंट का मास ना कम होता है ना ज़्यादा होता है, ना लॉस होता है ना गेन होता है, जितना है उतना रहेगा. इट मीन्स मास को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते. इसलिए एलिमेंट्स, इनको भी एक प्रकार का मास कंसिडर किया गया है. एंड मास इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये आइंस्टाइन ने कहा है. तो कोरोलरी सुनिए. अब कोरोलरी क्या कहता है? टोटल मास एंड टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स विल ऑलवेज रिमेन्स कॉन्जर्व्ड. चाहे वो मास हो या एनर्जी हो, वो हमेशा सिस्टम के अंदर में सेव रहेगा. आप उसको क्रिएट नहीं कर सकेंगे, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकेंगे, बस फर्क. हाँ, आप उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ही कन्वर्ट कर सकते हैं आप. ठीक है, तो मास यहां पर ज्वाइन हो गया, इसलिए फर्स्ट लॉ का एक शॉर्ट स्टेटमेंट तैयार हो गया. उस शॉर्ट स्टेटमेंट को हम कहते हैं कोरोलरी ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. बहुत लोगों का मानना है कि आइंस्टाइन ने दिया था. अब इसके पीछे में क्या वजह है, क्या रीजन है, ये स्टेट बोर्ड में जानने की जरूरत नहीं है, इसको एंट्रांस में पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये रहा डिटेल स्टडी अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. हमने 5 स्टेटमेंट्स पढ़े, मैथमेटिकल इक्वेशन पढ़े. अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है ना, ये जो इक्वेशन आया है, ये इक्वेशन को हमें अलग अलग प्रोसेसेस में डिराइव करना है. तो इसके बाद की वीडियो में हम पढ़ेंगे इक्वेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन डिफरेंट प्रोसेसेस, जैसे हमने इसके पहले की वीडियो में यानी वर्क डन के जो इक्वेशन को हमने पढ़े थे अलग अलग प्रोसेसेस में. ओके स्टूडेंट्स, आई होप बहुत अच्छा समझ में आता होगा आपको. अगर कुछ दिक्कतें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ चेंजेस चाहिए है, कुछ अपडेट्स चाहिए है, मुझे लिख कर भेजिए. जब तक आप बताएंगे नहीं, मैं इंप्रूव होऊंगा नहीं, बेटर नॉलेज आपको मैं डिलीवर कर पाऊंगा नहीं. तो आपके बेटरमेंट के लिए मुझे ज़रूर कमेंट करके भेजिए. ओके स्टूडेंट्स,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।